हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू शिफ्ट एनपीएस टू यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि सर एनपीएस से यूपीएस में कैसे शिफ्ट करें, और साथ ही एनपीएस के अंदर कोई भाई ऑलरेडी कार्यरत है और वो एनपीएस में ही बना रहना चाहता है तो उसको क्या कोई फॉर्म भर के देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो किस टाइप का फॉर्म उसको भर के देना पड़ेगा। साथ दोस्तों प्राण और पेंशन फंड कौन सा चुने, यहाँ पे जब यूपीएस में आप शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे प्राण नंबर कौन से रहने वाले हैं और पेंशन फंड चुनने का भी आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। अगर आप पेंशन फंड नहीं चुनते अपने मन से तो फिर क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और अब तक आपका एनपीएस में जो पैसा कटा है, जैसे कि कोई 5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है 2004 के बाद में, जो कि एनपीएस में काम कर रहे हैं, वहाँ आपका पैसा कट रहा है, तो अभी तक जो पैसा कट चुका है उसका क्या होने वाला है। और यहाँ पे अपन जो फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन है फॉर्म भरने की। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोटी बात यह है कि एक भाई ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि सर 60% निकासी जब यूपीएस के अंदर संभव है और एनपीएस में भी 60% निकासी कर रहे थे, तो फिर अपन यूपीएस यहाँ पे चुन लेते हैं ना, क्योंकि यूपीएस के अंदर बाद में डीए और डीआर का लाभ तो मिलेगा पेंशन के ऊपर, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक निश्चित पेंशन नहीं मिल रही थी अपने को, लेकिन यहाँ पे हर 6 महीने डीओ डीआर का लाभ अपने को मिलेगा। तो जब 60% पैसा अपने को यूपीएस में मिल रहा है तो अपने को यूपीएस यहाँ पे चुनना चाहिए। अच्छा सवाल था, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि 60% निकासी तो आप कर सकते हो यूपीएस में, लेकिन जो 60% निकासी यूपीएस के अंदर होने वाली है वो एनपीएस की तुलना में कम होने वाली है। ये कैसे, ये मैं आपको भी क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो अपन जो है फॉर्मेट कहाँ से ले, तो इसकी अपनी साइट पर चलते हैं, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं और उसको अपन फॉर्म कैसे फिलअप करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भाई लोग ऑलरेडी एनपीएस में कार्यरत है उनके पास में इस टाइप का मैसेज आया होगा सभी भाइयों के पास में। तो यहाँ पे जो लिंक दे रखा है इस पर अगर आप क्लिक करते हो, देखिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। इस लिंक पे अगर क्लिक करते हो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इस पर आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो देखिए ये जो है इस साइट से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हो और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा यूपीएस का, और जो है एफएक्यू मिलने वाला है, प्रिंसिपल आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपके डाउट है उनको लेकर भी यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये पीआरडीए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा जो अभी 19 मार्च 2025 को इसका जो है विस्तृत जो है गजट जारी किया गया था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसको आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए माइग्रेट टू यूपीएस, रजिस्टर फॉर यूपीएस, जो न्यू रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो कर्मचारी लगेंगे, नए कर्मचारी रेलवे के अंदर जो नई भर्तियाँ हो रही है, तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा यूपीएस के लिए पहले। और ये जो है यूपीएस कैलकुलेटर है जो रिटायर हो गए 31 मार्च 2025 से पहले, तो यहाँ से इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो है फ्रेंकल आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो डाउट है 52 सवालों के आपके जवाब दिए गए A to Z। तो यहाँ पे इसमें मैंने वीडियो बना के बता दिया था, आप वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर ये डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या क्या डाउट आपके हैं, उनका क्या क्या जवाब दिया गया है। ये सब्सक्राइब्स के लिए, और ये नोडल ऑफिस यहाँ पे रखे गए हैं, नोडल ऑफिस के पीडीएफ यहाँ पे दे रखे हैं कि किसका जो है नोडल ऑफिस क्या रहने वाला है। अब देखिए मोटी बात यहाँ पे, इतने टाइप के आपके फॉर्म है, 6 टाइप की। तो अलग अलग फॉर्म जो है अलग अलग काम है। फॉर्म A1 जो है यहाँ पे यूपीएस सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, ये यूपी आपका यूपीएस सब्सक्राइब माइग्रेट। यहाँ पे एक फॉर्म जो है A1 यहाँ पर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट कार्यरत है उन भाइयों के लिए है। A2 जो आपके नए कर्मचारी है उनके लिए रहेगा, और जो रिटायर हो गए 31 मार्च 2025 को उनको फॉर्म B2 भर के देना है। इसके अलावा जो क्लेम फॉर स्पाउस, यानी कोई रिटायर कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसका स्पाउस जाता है कि मैं एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करूँ, तो उसको ये B6 फॉर्म बनना है। क्लेम फॉर यूपीएस रिटायर सब्सक्राइब, जो रिटायर हो गए हैं एक ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो रिटायर होने वाले हैं उनको फॉर्म B1 भर के देना है। इसके अलावा फॉर्म B5 जो है क्लेम फॉर स्पाउस ऑफ डिकेड, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होती है तो उसके जो स्पाउस है वो अगर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उनको ये फॉर्म भर के देना है। तो यहाँ पे मैं 1-2 फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ और उसके बाद में सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वही आपका मेन डाटा यहाँ पे भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो फिर से अपन डाउनलोड यहाँ पे कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म आपके सामने निकल के आता है। और ये जो है A1 जो फॉर्म है ये नए कर्मचारियों को यहाँ पे भरना होता है, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद में ज्वाइन करेंगे उन भाइयों को यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म भर के देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो जो चीज़ें पूछी जाए वो आपको फिलअप करनी है। देखिए प्रिंट आप माई पीआरएन, जो प्रान नंबर होता है आपको हिंदी इंग्लिश किस में चाहिए वो आप इसमें देख सकते हैं। हिंदी में चाहिए तो ये सब टिक कर सकते हैं। सिलेक्ट योर कैटेगरी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी तो इस पर टिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको फोटो जो है वो चिपकानी है, इस पर कोई भी क्रॉस सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। इस साइज की आपको फोटो यहाँ पे ओनली पेस्ट करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए टू नेशनल पेंशन ट्रस्ट डियर मैडम, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर का नेम यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए जॉइंट सेंट्रल
सर्विस ऑन, यहाँ पे किस डेट को आपने ज्वाइन कर रहे हो। और यहाँ पे आगे लिखा है कि जो PFRD के द्वारा इस डेट को जो गजट जारी किया था विस्तार, तो उसको हमने समझ लिया है। NPS यूपीएस में शिफ्ट होने वाला, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो गाइडलाइन दी गई कि इंडिकेट्स मैंडेटरी फेल्स प्लीज फिल द ब्लैंक फॉर्म इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर में इंग्लिश में आपको भरना है। जैसे आपका एप्लीकेंट का जो नेम है, यहाँ पे आपको श्री श्रीमती जो भी लगाते हो, लड़की हो तो कुमारी वगैरह, तो यहाँ पे देखिए आपको जो नेम है, जैसे कि किसी का मान लो कि महेंद्र प्रताप सिंह है, महेंद्र और प्रताप और सिंह, तो इसको जो है महेंद्र को अलग लिखना है यहाँ पे इस चीज़, और इसमें थोड़ा सा स्पेस देना है, एक दो, और इसमें मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद में आपको लास्ट नेम लिखना है। अगर किसी 3 नेम हो, और फादर का नेम डालना है आपको, मदर का नेम डालना है, और यहाँ पे ऑर्फन स्टेटस, अगर आप अनाथ हो तो उसका भी स्टेटस आप दे सकते हैं। अदर फादर्स एंड मदर्स नेम इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा आपका जो फादर मदर का नेम मैंडेटरी रहने वाला है। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्री आपकी है, पैन कार्ड आपका रहने वाला है, एप्लीकेंट जेंडर है, मेल फीमेल वगैरह जो भी है, लीगल स्पाउस अगर हाथ लीगली वेडेड स्पाउस है और या मैरिड हो तो वो आपको यहाँ पे देनी है, और लीगली वेडेड स्पाउस नेम, आपका स्पाउस वगैरह का नाम आप दे सकते हैं। इनकम की रेंज देखिए, कोई भाई ग्रुप डी के अंदर कार्यरत होगा तो उसकी 1 से 5 लाख इनकम होगी, या फिर जो स्टेट्स मास्टर वगैरह होंगे तो उनकी जो 5 से 10 लाख होगी। जिस हिसाब से आपकी जो इनकम रेंज बन रही है यहाँ पे लगभग उसको आपको क्लिक करना है। अब देखिए प्लीज टिक इफ एप्लीकेबल पॉलिटिकल एक्सपो आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हो या फिर जो है रिटायर्ड पॉलिटिकल हो, तो इनमें से अगर कुछ हो तो आपको इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस POA एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बी सबमिटेड। इनमें से कोई भी एक आईडी जो है आप अपनी डिटेल है उसमें भर सकते हैं, चाहे आपके पास में कोई भी हो, गवर्नमेंट ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो। और एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आपको भरना है, आपका जो भी एड्रेस है, पिन कोड वगैरह डिटेल में भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे रखना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह, और बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 6 है सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस। यहाँ पे आपको जो पेंशन फंड है वो चुनने का ऑप्शन दिया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट चॉइस पे आपको दिया जा रहा है। आपका जो पर्सनल कॉर्प्स रहेगा उसको आप जो है इन्वेस्टमेंट चॉइस आपके पास में रहने वाली है। साथ दोस्तों पेंशन फंड के लिए भी आपके पास में इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन आप जो है चुन सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वहाँ से आपको जो है सलाह लेनी चाहिए कि आपके लिए LIC वाला जो है सही है, या फिर ICICI सही है, UTI पेंशन फंड सही है, SBI पेंशन फंड सही है। वैसे SBI LIC वगैरह ठीक ठाक है, तो यहाँ से आप अपना जो है जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह है उनसे आप इसके बारे में जो है राय ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट चॉइस भी है 2 आपके पास में, इनमें से कोई सी भी है, और या फिर ये आप चुन सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, ये फॉरेन अकाउंट टैक्स, अगर विदेश में आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, अगर नहीं कर रहे हो तो बस यहाँ पे ये क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और डिक्लेरेशन एप्लीकेंट, आपका जो डिक्लेरेशन एप्लीकेंट है वो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह, आपके थंबनेल वगैरह, प्लेस वगैरह है, डेट वगैरह सारी कुछ मेंशन करना है। और ये वीडियो के काम का है 9 नंबर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नोडल अधिकारी जो रहेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना। एक्नॉलेजमेंट, नेम ऑफ सब्सक्राइबर, डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन वगैरह। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं। प्रूफ के लिए आपको कौन से देनी है, जो आपने फॉर्म भरा है उसके लिए इंस्ट्रक्शन कुछ है आपके काम के, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इस टाइप से आपको फॉर्म भर के जमा कराना है। और प्रान नंबर जो है आपको हिंदी के अंदर चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो उसकी भी आप डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपका न्यू जो कैंडिडेट्स है 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे, उनके लिए फॉर्म हो गया। अब ये जो फॉर्म दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये ऑलरेडी जो कार्यरत है रेलवे कर्मचारी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी NPS के अंदर, तो उनको ये फॉर्म A2 भर के देना है। यहाँ पे आपको खुद का नाम है, फादर का नेम है, आपके प्रान नंबर जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपको देना है, ये सारी चीज़ें भरनी है, डेट वगैरह है, और एम्प्लॉय कोड है, ID कार्ड वगैरह है वो आपको देना है। टू बी फिल्ड एंड सर्टिफाइड DDO, ये DDO के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। करंट मंथ बेसिक पे, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, शेड्यूल डेट फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें आप इसमें भरोगे। और ये जो DD है वो आपका ये सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर सब चीज़ें चेक करेंगे। सिग्नेचर, नेम ऑफ DDO वगैरह है, यहाँ पे DDO का काम है, तो ये छोटा सा काम आपको करना होगा जो ऑलरेडी NPS के अंदर भाई कार्यरत है। अब देखिए जो कर्मचारी 31/3/2025 के पहले रिटायर हो गए उनको ये वाला फॉर्म भर के देना है। वही सारी कुछ जो डिटेल है आपको जहाँ जो चीज़ समझ आती है वो चीज़ आपको भर के इसमें दे देनी है, सबमिट करनी है DDO ऑफिस को, तो वहाँ से सारे कुछ काम हो जाएंगे। फॉर्म काफ़ी लंबा है, ऐसे में अलग अलग जो है जो कैटेगरी है, जैसे कि कोई 31/3/2025 से पहले कोई रिटायरमेंट हुआ उसकी विडो है, तो वो फॉर्म भरना चाहिए UPS के लिए, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट रहने वाला है। तो इसमें जिस काम के लिए आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आपको फॉर्म भर के सबमिट करवाना है।
अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं एनपीएस में बने रहने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। तो देखिए एनपीएस में आप बने रहने के लिए आपको कोई सा भी फॉर्म नहीं भरना है। आपको बस यूपीएस वाला ऑप्शन जो है वो उसका फॉर्म आपको भर के नहीं देना है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आप एनपीएस में ही बने रह जाओगे। और देखिए अगर आप एनपीएस से यूपीएस एक बार चुन लेते हो और फिर आप चाहते हो बाद में कि मैं वापस एनपीएस में आऊँ, तो वो संभव नहीं है। सिर्फ एक ही बार आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। 3 महीने का समय है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून तक का। तो ऐसे में एनपीएस में बने रहना है आपको। ऑलरेडी आप एनपीएस में हो अभी, तो आपको एनपीएस के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। और जो कर्मचारी नए ज्वाइन करेंगे उनको हो सकता है कोई फॉर्म ऐसा हो जो कि उनको लिख के देना पड़े कि हम एनपीएस में आना चाहते हैं, यूपीएस में आना चाहते हैं। हम तो जो है जो ऑलरेडी कार्यरत कर्मचारी वो तो एनपीएस में है ही, तो उनको कुछ लिख के देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद में ज्वाइन करेंगे उनको हो सकता है यहाँ पे लिख के देना पड़े। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर आपका वही रहने वाला है। पेंशन फंड मैंने आपको बता दिया है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके जो है कोई सा भी पेंशन फंड यहाँ पे चुन सकते हैं। सबको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, वो कैसे भरने होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप आपको भर के बताया कि किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें वो भरनी है। कोई फॉर्म नहीं भरा तो उसका क्या होगा। तो देखिए कोई फॉर्म अगर नहीं भरता तो एनपीएस का एनपीएस के अंदर ही बना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब तक जो है एनपीएस में पैसा कट गया। जैसे कोई कर्मचारी 5 साल से कार्यरत होगा एनपीएस में, तो उसका अगर पैसा कट गया, अभी मान लो 10 लाख 5 लाख जो भी है, तो उसको जो भी फंड है वो यूपीएस के अंदर उसका ट्रांसफर हो जाएगा। पर्सनल जो कॉर्प्स रहेगा उसके अंदर आपका जो है फंड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो पैसा आपका ऐसा कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपका यूपीएस के अंदर जब यूपीएस आप चुनोगे तो यूपीएस में वो शिफ्ट हो जाएगा। और एनपीएस अगर आप रखते हो तो एनपीएस के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब देखिए मोटी चीज़ जो है 60% निकासी यूपीएस में, फिर भी यूपीएस में क्यों ना चुने। देखिए 60%, ये बहुत जो कॉमन एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि यूपीएस में हमारे को 60% निकासी हम कर सकते हैं और बाद में पेंशन मिलेगी जितना हमारा अमाउंट पड़ेगा उस हिसाब से, और हर 6 महीने में डीए और डीआर भी लगेगा। अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपका जो 60% पैसा एकमुश्त मिलने वाला है वो एनपीएस की तुलना में यूपीएस में कम मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एफएक्यू के अंदर भी बहुत सारी आपकी चीजें पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 30/3/2025 को एफएक्यू जारी किया। पे आपके 52 सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो इनमें से एक जो है आपका जो आपको ऑन रिटायरमेंट जो एक साथ आप कितना निकासी कर सकते हैं उसको भी लेकर यहाँ पे सवाल जवाब किए गए थे। देखिए ये रहा, बहुत ये काफ़ी सारा डाउट था इसको लेकर, तो ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया है। इज देयर एनी ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड व्हाट एक्सटेंड, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास में कितना अमाउंट हम निकलवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है यस यूपीएस सब्सक्राइबर सेल हैव एन ऑप्शन फॉर फाइनल विड्रॉ फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। 60% आपका जो इंडिविजुअल कोर्स रहेगा और बेंचमार्क दोनों में से जो कम रहेगा उसका 60% जो है पैसा आप यहाँ पे निकाल सकते हो मैक्सिमम। देखिए इंडिविजुअल कोर्स क्या रहेगा, इसके अंदर आपको जो 10% आपका कटेगा, 10% आपका जो है गवर्नमेंट जमा करेगी। ये आपका यूपीएस के अंदर मैं बता रहा हूँ। और एक रहता है पूल कोर्स, इसके अंदर 8.5 जो है सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। इस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होगा। इस पैसे को आप पेंशन फंड चुन सकते हो। इसके लिए आप जो है अपना कौन सा प्लान रखना चाह रहे हो निवेश के लिए वो भी आप यहाँ पे चुन सकते हो। और बेंचमार्क कोर्स एक सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया कि हाँ इस कर्मचारी कितना इतना पैसा इकट्ठा रहेगा, तो और रिटायरमेंट तक इसके पास में इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाना चाहिए विद इंटरेस्ट रेट। तो ये जो है बेंचमार्क यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने जो है चुना है। अगर आप यहाँ पे कोई सा पेंशन फंड वगैरह या कोई सा प्लान नहीं चुनते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है यहाँ पे जो कुछ चुनिंदा पेंशन फंड वगैरह है वहाँ पे आपका पैसा लगाया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी रिटर्न तय होंगे। तो देखिए यहाँ पे 20% पैसा आपका जो है पर्सनल कोर्स के अंदर जा रहा है। पर्सनल कोर्स का 20% जो पैसा कट रहा है, 10% आपका और 10% सरकार का। तो एंड में जब आपका इंडिविजुअल कोर्स का टोटल अमाउंट होगा, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी है 1 करोड़, उसका जो है 60% आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और वो भी किसका, यहाँ पे या तो इंडिविजुअल कोर्स रहेगा और बेंचमार्क कोर्स, दोनों में से जो कम रहेगा उसका 60% पैसा। तो देखिए यहाँ पे मोटी बात एक नोट करने वाली है कि इंडिविजुअल कोर्स के अंदर आपका जो 20% पैसा ही जा रहा है। जबकि दोस्तों एनपीएस में क्या होता है, 10% कर्मचारी करता था और 14% जो है सरकार अपनी तरफ से जमा करती थी। तो यहाँ पे हर महीने जो है उस आपके पर्सनल जो कोर्स है वहाँ पे 24% पैसा जमा होगा। अब यूपीएस में आपके पर्सनल कोर्स में जमा हो रहा है 20%, जबकि एनपीएस में हर महीने आपका जमा हो रहा है 24%। 4% का जो है गेप यहाँ पे आ रहा है। 4% ज्यादा पैसा जो है एनपीएस में आपके पर्सनल कोर्स में जा रहा है। और जब 60% निकासी आप करोगे ऑन रिटायरमेंट तो एनपीएस के अंदर 60% पैसा मिलता है, जो कि आपका इसका 24% जो भी पैसा कट रहा है उसका विद इंटरेस्ट आपको 60% मिल जाएगा। जबकि इसके अंदर 20% ही पैसा आपका कट रहा है पर्सनल कोर्स में, तो उसका जो आपका 60% मिलेगा। तो यहाँ पे एक मुश्त अमाउंट मिलने वाली है वो एनपीएस की तुलना में कम रहेगी। चाहे मैक्सिमम आप निकासी 60% तक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गएगा। सेकंड है कि यहाँ पे आपको जो जितना पैसा आप निकाल लेते हो 60% की आपकी निकासी कर लेते हो, उस हिसाब से आपकी पेंशन उसी अनुपात में कम हो जाएगी और आपको पेंशन यहाँ पे कम मिला करेगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको हर 6 महीने आपको डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा यूपीएस के अंदर, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के ऊपर रहेगा सारा कुछ, मार्केट किस हिसाब से अप डाउन करता है उस हिसाब से आपकी जो है पेंशन यहाँ पे फिक्स नहीं रहने वाली है, अप डाउन करती रहेगी। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि किस हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है, यूपीएस या फिर एनपीएस। और यहाँ पे ओपीएस की जो है लगातार यहाँ पे डिमांड चल रही है और लगातार डिमांड रखनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस जो है यहाँ पे कर्मचारियों के हित में काफ़ी काम किया है। तो यहाँ से मैंने आपको कल काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है। अब दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।